तो स्वागत है मेरा डॉक्टर दिव्या यूट्यूब चैनल में। और यहाँ आप देख रहे हैं जेनेटिक्स। मैं यहाँ जेनेटिक्स पढ़ाऊँगी और आपको पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगी, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ क्योंकि हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एनसीईआरटी जितना ही पढ़ना ज़रूरी है उतना ही उसको समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट, मतलब वो साइंटिस्ट वाला जो पार्ट है, अभी वो 25 में जो पेपर आया था उसके हिसाब से तो लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में। जेम्स डीवे वाटसन वाज बोर्न इन चिकागो ऑन 6 अप्रैल 1928। इन 1947 ही रिसीव्ड बीएससी डिग्री इन जूलॉजी। मतलब कि जेम्स डीवे वाटसन का जन्म चिकागो में 6 अप्रैल 1928 को हुआ था। 1947 में इन्होंने जूलॉजी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। ड्यूरिंग दिस ईयर हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वाचिंग हैज मैच्योर्ड इनटू ए सीरियस डिजायर टू लर्न जेनेटिक्स। इस वर्ष के दौरान इनकी रुचि पक्षियों को देखते रहना था। इसी इंटरेस्ट से इन्होंने जेनेटिक्स मतलब कि जेनेटिक्स पढ़ने की इच्छा इनको और तभी जगी। दिस बिकम पॉसिबल when he received a fellowship on graduate study in zoology of Indian University, Bloomington, where he received his PhD degree in 1950 on a study of the effect of hard X-ray on bacteriophage multiplication। मतलब कि ये बोल रहा है कि यह तभी संभव हो सकता था कि जब इन्हें ब्लूमिंगटन में इंडियन यूनिवर्सिटी ने जूलॉजी में ग्रेजुएशन स्टडी के लिए फेलोशिप दी। तो मतलब कि इसका ओवरऑल ये इसमें कहना चाह रहा है कि इनकी इंटरेस्ट जब जेनेटिक्स में बढ़ी तो ये पॉसिबल तब हुआ जब ये एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने जूलॉजी में ग्रेजुएशन की। इस यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर हार्ड एक्सरे के प्रभाव पर कार्य करने के लिए 1950 में पीएचडी की डिग्री इनको मिली थी, ठीक है। ही मेड क्रिक एंड डिस्कवर्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। वो क्रिक से मिले थे और डीएनए स्ट्रक्चर की सॉल्विंग में अपना कॉमन इंटरेस्ट को खोज निकाला। देयर फर्स्ट सीरियस इफेक्ट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। उनका जो पहला सीरियस इफेक्ट था वो संतोषजनक नहीं था। देयर सेकेंड इफेक्ट बेस्ड अपॉन वेयर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड बेटर एप्रिसिएशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड early in March 1953 in the proposal of the complementary double helix configuration। इनका दूसरा एफर्ट जो था वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर अधिक बेस्ड था। इसे न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर का अच्छा से सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसका फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक वाज बोर्न ऑन 8 जून 1916 एट नॉर्थैम्प्टन, इंग्लैंड। ही स्टडीज फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड obtained a BSc in 1937. He completed PhD in 1954 on a thesis entitled X-ray diffraction, polypeptide and protein। मार्च 1953 को कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन का प्रस्ताव आया था इनके सामने, ठीक है। और फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन का जो जन्म था वो 8 जून 1916 में हुआ था। इन्होंने लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा और उसके बाद 1937 में इनको डिग्री मिली थी बीएससी की। 1954 में इन्होंने पीएचडी का कार्य समाप्त किया था। इनकी थीसिस का टाइटल था एक्स रे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि द क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन क्रिक कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विद जेडी वॉटसन, देन ए यंग मैन ऑफ 23 लीडिंग इन 1953 टू प्रपोजल ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड द रेप्लिकेशन स्कीम। क्रिक वाज मेड एन एफआरएस इन 1959। क्रिक के कैरियर में क्या कहते हैं, किसी का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो वो था जेडी वॉटसन से, जो उनकी मतलब दोस्ती थी। यंग मैन जो 23 के थे, वॉटसन ने 1953 में डीएनए और रेप्लिकेशन स्कीम के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था। The honors of Watson with Crick include the John Colin Warren's Prize of Massachusetts General Hospital in 1959, the Lasker Award in 1960, the Research Corpton Prize in 1962, and above all the Nobel Prize in 1900
62, मतलब कि क्रिक को 1959 में भारत से सम्मानित किया गया था और वाटसन तथा क्रिक को ऑनर्स में शामिल हैं। 1959 में उन्हें मैसेच्यूसेट्स का जॉन कॉलिंस वार्डन प्राइज मिला था और 1960 में लेस्कर अवार्ड और 1962 में द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज मिला था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर 4 जो कि आप हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो सब हम देख रहे हैं। पहला मेंडल का लॉ और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एलिफेंट? मतलब कि आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है या किसी अन्य एनिमल को क्यों नहीं? और वाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट अदर प्लांट? मैंगो के जो सीड होते हैं वो उससे केवल मैंगो प्लांट ही क्यों उगता है, दूसरा क्यों नहीं? तो चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। गिवन डैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट? ऑफस्प्रिंग जिसको वो संतान मतलब माता पिता की जो संतान वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं, पर क्या आपने अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल या उनका जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? आपने कभी आश्चर्य किया होगा कि सिबलिंग्स कभी एक जैसे या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? देखिए, देर आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी नॉन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब जेनेटिक्स डील्स विद इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स डील करता है इनहेरिटेंस और एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस द वेरिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर होते हैं माता पिता से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं। ये आपका हेरिडिटी का आधार है, मतलब बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। ये जो लाइन है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खैर एनसीईआरटी का जितना भी लाइन है वो सब सारे ही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं ना कि जिसमें आपका सब कुछ ही वो उनको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन माता पिता तथा संतानों के कैरेक्टर में अंतर वेरिएशन कहलाता है। ह्यूमन न्यूज़ फ्रॉम एन अर्ली एन 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। मनुष्य को 8000 से 100,000 BC के पहले यह पता चल चुका था कि वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस डिजायरेबल कैरेक्टर। मनुष्य ने प्लांट तथा एनिमल की वाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाने वाली नेचुरल वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया और उससे जो भी प्रॉफिट वाले कैरेक्टर थे उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर ब्रीडिंग कराई और उनसे डिजायरेबल कैरेक्टर को प्राप्त किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। एंसेस्टर वाइल्ड काउ ने हम मतलब उसमें जो हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन तथा डोमेस्टिकेशन से एक अच्छी इंडियन ब्रीड प्राप्त कर ली जिसका नाम है साहिवाल काउ इन पंजाब। ठीक है, वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर नो देयर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन। हमारे एंसेस्टर जो थे वो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर तथा वेरिएशन के बारे में पता था उनको, लेकिन उनको फिनोमेना जो भी अभी साइंटिफिक बेसिस पे है उनकी जानकारी उनके पास उतनी नहीं थी। तो अभी हम 4.1 मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम यहाँ पे 4.1 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें बेसिकली आपका ये कहना चाह रहा है कि मिड 19th सेंचुरी में इनहेरिटेंस को समझने में जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपका क्या बोलते हैं वो मतलब होता है ना कि पहले कुछ हम जानते थे, उसके बाद फिर इतना दिन बाद हमको कुछ मतलब उस पे लोग काम किए तो फिर उनके बारे में ज़्यादा जाने, तो इसको बोलते हैं प्रगति जो भी हुआ। ठीक है। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance in living organism। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो गार्डन पी पर 7 साल तक मतलब 56 से 63 तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। During the Mendel investigation into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। मेंडल द्वारा टेस्ट प्लांट के सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए एक्सपेरिमेंट मतलब कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसका लार्ज सैम्पलिंग साइज था और उनके वो जो डाटा कलेक्ट किए थे वो भी तो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करने लायक चीज़ नहीं था। ठीक है। इज एक्सपेरिमेंट और वो फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया था कि स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का बायोलॉजी में यूज़ किया गया था जो उस समय के साइंटिस्ट को समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है। ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज द फर्स्ट टाइम टू स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। Each experiment had a large sampling size which have greater credibility to data as he collected। मेंडल में जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसका लार्ज सैम्पलिंग साइज था और जो भी कलेक्टेड डाटा किया था वो आपका मतलब प्रूफ वैलिड था, वो बोलते हैं ना फिल्टर प्रूफ, वही था। ठीक है।